हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो इससे पहले जो दो वीडियो हैं उसमें हमने 3D के इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज के इस लेक्चर में भी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो मैं क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं, आप फटाफट इन्हें नोट कर लेंगे और मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करेंगे ताकि आने वाले लेक्चर में, कल वाले में, हम 3D सही व्यवस्थित तरीके से शुरू कर सकें। अब तक सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है अपना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। बिंदुओं P 2, 3, 5 तथा क्यू के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 4, 5 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मैं सॉल्व करूं उससे पहले आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। मतलब दो बिंदु हैं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होगा। अब लिखने को तो इसने ऐसे लिख दिया, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु। बिंदुओं का मध्य बिंदु नहीं होता है, एक्चुअली दो बिंदु हैं उनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। ये एक रेखाखंड है, इसमें आपको पहला जो शीर्ष है इसका, उसको P नाम दे रखा है। P के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3, 5। क्यों के निर्देशांक दे रखे हैं 3, 4, 5। मध्य बिंदु ये R, इसका मतलब ये 1:1 में ये PR दूरी और QR दूरी बराबर है, तो ये अनुपात क्या आ जाएगा 1:1। शायद आपको डायरेक्टली लिखवाया है फॉर्मूला। क्या? मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, मतलब 2 प्लस 3 बटा 2। बात तो समझ रहे हैं ना। ये तो क्या हो गए x1 y1 z1, ये x2 y2 और z2। ओके, अच्छा। अब y निर्देशांक कैसे आएगा? y1 प्लस y2 बटा 2, मतलब 3 प्लस 4 बटा 2, 5 प्लस 5 बटा 2। तो क्या आ जाएगा 5 बटा 2, 7 बटा 2 और 10 बटा 2 यानी 5। ये आपका मध्य बिंदु आ गया। बात हुई खत्म। तो ऐसा कोई कभी कब जरूरत पड़ती है अपने को एक रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांकों की। आगे जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे उनमें अपने को इस प्रकार से जरूरत पड़ती रहती है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं ए के निर्देशांक दे रखे हैं -3, 2, 4। बी के निर्देशांक दे रखे हैं 0, 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजन मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, तो समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। समत्रिभाजन, हम 10वीं क्लास में भी ऐसी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं।
ये एक बिंदु मतलब रेखाखंड मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है। इस रेखाखंड का जो प्रारंभिक बिंदु है ये ए है, जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं -3, 2 और 4। ये बिंदु बी है जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 0, 4 और 7। अब समान 3 भागों में विभाजित करने वाला कोई बिंदु, तो समान 3 भागों में विभाजित करने वाले जो बिंदु है उसमें से एक बिंदु तो मैंने ये ले लिया ए, बी, सी और ये डी। ये बिंदु सी और ये बिंदु डी, ये जो भाग हैं ये समान है, ठीक है। मतलब 1:1:1 है, 1:1:1 ऐसे समान भागों में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदु सी जो है, ध्यान देना, बिंदु सी के बारे में बात की जाए कि यहां से लेकर के यहां तक का और यहां से यहां तक का, एक तो ये भाग, ये जो अनुपात है ये कितना है, तो आपका जवाब होगा कि बिंदु सी जो है वो विभाजित कर रहा है बिंदु सी का विभाजन। देखिए ये वाला जो यहां से यहां तक, तो ये जो अनुपात है वो अनुपात कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये अनुपात आएगा 1:2। और बिंदु डी की बात करूं तो डी के लिए इधर वाला पोर्शन 2 और इधर वाला 1, ये जो अनुपात है वो कितना आएगा 2:1। देख पा रहे हैं, इधर वाला योग कर दिया इधर। तो अगर बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ये रहा आपका m और ये रहा m। m को गुणा करना है इधर, n को गुणा करना है इधर, ऐसे ही होता है mx2 + nx1 बटा m + n, ये x निर्देशांक। ऐसे ही my2 + ny1 बटा m + n। तो बताइए बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु सी के निर्देशांक ये mx2 मतलब 1 गुणा 0 तो 0 प्लस nx1 मतलब 2 गुणा -3, तो 2 गुणा -3 कितना हो गया -6 बटा m + n मतलब 1 + 2, ये तो अक्ष निर्देशांक हो गया। ऐसे y निर्देशांक के लिए 1 को y से गुणा 1 गुणा 4 तो 4 प्लस 2 गुणा 2 4 बटा 1 + 2 m + n। ऐसे ही my2 तो mz2 z निर्देशांक तो 1 गुणा 7 7 प्लस 2 गुणा -3 मतलब -6 बटे में m + n यानी 1 + 2। अब ये क्या हो जाएगा बिंदु C -6/3 मतलब -2, 8/3 और ये हो गया 1/3। ये आपके बिंदु C के निर्देशांक। ऐसे ही हम चाहते हैं बिंदु D के निर्देशांक। बिंदु D के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, देखिएगा। फिर से पूरा ही देखो, ये कितना था 1:2। लेकिन जब बात बिंदु D की आएगी तो अनुपात होगा आपका 2:1। अब 2 को तो गुणा करना इधर B से और इस 1 को गुणा करना इधर A से। क्लियर है? चलो करते हैं बिंदु D के निर्देशांक। फिर से वही बात mx2, लेकिन m का मान इस बार 2 है, 2 गुणा 0 मतलब 0, nx1 1 गुणा -3 बटे में m + 1 n मतलब 1 + 2। ऐसे ही my2 मतलब 2 गुणा 4 यानी 8, 1 गुणा 2
2 बटे में 1 + 2, फिर mz2 मतलब 2 × 7 यानी 14, फिर 1 × 4 + 4 बटे में 1 + 2। यहां डी बिंदु अपने पास में आ गया, -3/3 यानी -1, कॉमा 10/3 और ये 14 × 4 = 18/3 यानी 6। ये बिंदु डी के निर्देशांक आगे इस प्रकार से ये समत्रिभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसके द्वारा रेखाखंड P और P के निर्देशांक है -2 4 7, क्यों? Q के निर्देशांक है 3 -5 8 को नंबर 1 XY तल, नंबर 2 YZ तल और नंबर 3 Z अक्ष तल काटता है। ओके, 3 क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो, कोई सा भी एक तल आपको दिया हुआ हो, मैं एक करवा देता हूं। देखिएगा स्थिति क्या है कि एक रेखाखंड है, ये मैंने रेखाखंड बना दिया। इस रेखाखंड में आपको बिंदु P और Q यानी इसके अंतः बिंदु जो है वो दिए गए हैं। मैं लिख देता हूं, बिंदु P के निर्देशांक हैं, क्या है? -2 4 और 7। बिंदु Q के निर्देशांक हैं +3 -5 और 8। ये P और Q। अब प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए, इस रेखाखंड को XY तल काट रहा है। XY तल मतलब इसके बीचों बीच कोई तल जा रहा है, कोई रेखा नहीं बल्कि क्या जा रहा है, कोई तल जा रहा है। तो मैं एक तल बना देता हूं, मान लेते हैं कि ये कोई तल है जो इस रेखाखंड को काट रहा है, ऐसे बीचों बीच कोई तल जा रहा है। अपन वैसे ही बना देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो ये तल इस रेखाखंड को किसी न किसी बिंदु पर काटेगा। ये सोच के इमेजिन कीजिए कि ये तल कैसे है, ये आपके रेखाखंड के बीचों बीच ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस बिंदु पर काट रहा है, ये बिंदु है R। अब मैंने मान लिया, माना यह है M/N में काटता है। तो सवाल मेरा सीधा सीधा सा ये है, आप बिंदु R के निर्देशांक बता सकते हैं। R के निर्देशांक जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट काम देखिए सीधा सीधा सा, M को इधर गुणा करना है और N को इधर गुणा करना है। हमें इस बार अनुपात तो पूछा है, दिया हुआ नहीं है, तो M 3 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3M
फिर n गुणा हो जाएगा -2 से, तो -2n बटे में इधर लिख देता हूं r के, जो आपका बिंदु r है उस r के निर्देशांक क्या होगा, ये m तो इधर गुणा होगा और n इधर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3m - 2n बटा m प्लस n, कॉमा फिर m -5 से गुणा होगा, -5m, n हो जाएगा 4 से, तो प्लस का 4n बटा m प्लस n, फिर ये प्लस का 8m और प्लस का 7n बटे में m प्लस n। ये आपके बिंदु r के निर्देशांक हो गए m और n के पदों में। अब देखो 3 स्थितियां आपको दे रखी है। नंबर 1, जो आपका बिंदु r है वो कहां है, अक्ष y तल पर, मतलब पहली जो स्थिति है वो ये है कि अक्ष y तल, अगर कोई बिंदु अक्ष y तल पर होता है तो उस बिंदु का z निर्देशांक 0 होता है, ये अपन ने साफ साफ कहा है। यदि कोई बिंदु अक्ष y तल पर है तो उसका z निर्देशांक 0। अब z निर्देशांक यहां कितना है, 8m प्लस 7n बटा m प्लस n, तो ये आ गया आपका 8m प्लस 7n बटा m प्लस n बराबर 0। सोचो कोई भिन्न 0 कब होगी, तो आप कहेंगे जब उसके अंश में 0 आएगा। फिर बात आती है कि यहां से क्या मैं ऐसे लिख दूं, 8m बराबर -7n, ठीक है। अब देखो n को तो इधर ला रहा हूं और m ये 7 है, इसको 8 है, इसको इधर ले जा रहा हूं, ठीक है, स्थिति समझ रहे हो। तो ये अपने पास में हो गया m बटा n बराबर -7 बटा 8, यानी m अनुपात n जो है वो आ गया 7 अनुपात 8। अब सवाल मेरा ये माइनस में थोड़ी, अनुपात कभी भी माइनस में नहीं आता। जब ऐसी स्थिति आती है माइनस में तो आपका जवाब ये होगा कि ये विभाजन कैसा है, बाह्य विभाजन। बस विभाजन कैसा है, बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन होता तो ये प्लस में आना था। सवाल समझ गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं नंबर 2, YZ तल, YZ तल। अब YZ तल के ऊपर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु के निर्देशांक लिखे जाएंगे 0 YZ, मतलब अक्ष निर्देशांक 0 होगा। अब अक्ष निर्देशांक 0 होने का मतलब, पीछे जाओ, अक्ष निर्देशांक क्या है, अक्ष निर्देशांक क्या है, यहां देखिए 3m - 2n बटा m प्लस n, 3m - 2n बटा m प्लस n, तो 3m - 2n बटा m प्लस n बराबर 0। यहां से 3 कोई भिन्न 0 कब होती है, जब उसका अंश 0 हो, तो ये आ गया 3m बराबर 2n, तो m बटा n बराबर आ गया 2 बटा 3, यानी m अनुपात n कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 3, और वो भी कैसा विभाजन, अंतः विभाजन, क्योंकि अनुपात प्लस में आया, अंतः विभाजन। ये हमारा तरीका होता है। फटाफट आप इसे नोट कर लें। ओके, तीसरा आप कर लेंगे खुद, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या आंसर आना है, z अक्ष तल पर y 0, तो ये अनुपात आ जाएगा आपका, इधर जाएगा 4 अनुपात 5 आ जाएगा, प्लस में आएगा, अंतर विभाजन में ही आएगा। ओके, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बिंदु A
3 2 0, बी 5 3 2 तथा सी -9 6 -3 एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। 3D में त्रिभुज है, ठीक है, का निर्माण करते हैं। रेखा AD जो है वो कोण BAC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है तथा BC को D पर काटती है, D पर काटती है। ओके, D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आप देखिएगा, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में शीर्ष A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं जो कि हैं 3 2 0। शीर्ष B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं जो कि हैं 5 3 और 2। शीर्ष C के निर्देशांक भी दिए गए हैं -9 6 और -3। अब आपको क्या कहा गया है कि कोण A का समद्विभाजक, मतलब BAC कोण, देखो BAC कोण कौन सा हुआ, BAC ये वाला कोण, इस कोण का समद्विभाजक, मान लो ये समद्विभाजक है, ये आकर के इसे D पर मिलता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मध्य बिंदु पर मिलेगा, नहीं, कोण के समद्विभाजक कब मध्य बिंदु पर मिलने लगे, मध्य बिंदु माध्यिका अलग चीज होती है। यहां पर आपको क्या कहा गया है, इस कोण का समद्विभाजक जो है वो आके D पर मिलता है। ओके, हमें इस बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। दिया हुआ ये है कि ये वाला कोण आपस में बराबर है। अब एक 10वीं क्लास की प्रमेय मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। पूरी बात सुनिएगा, ये इस कोण का अर्धक है, सामने वाली भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित। अब मतलब ये भुजा है, जैसे मान लो इस भुजा की लंबाई 3 है, इस भुजा की लंबाई 5 है, तो ये 3:5 आ जाएगा। मतलब ये जो AD है वो जो है वो कोण बनाने वाली भुजा यानी AB अनुपात AC में विभाजित करेगा। ये हमारी क्लास 10th की एक प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में कोण का अर्धक, किसी भी कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके अंदर दोनों चीज आगे देखो। पहली बात तो AB और AC ज्ञात करनी है अपने को। अब AB और AC कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा सीधा सीधा कि दूरी सूत्र से ज्ञात कर देंगे। AB और AC किससे ज्ञात कर देंगे, दूरी सूत्र से। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो AB कितनी आएगी, रूट x2 - x1, 5 में से 3 घटेंगे, x2 - x1, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 - 2, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1,
प्लस 2 माइनस 0 कैसे 4, 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल हो गया 3। ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, x2 माइनस x1 इधर से इधर माइनस कर दो, या इधर से इधर -3 -9 -3 माइनस के 12 -12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 में से 2 घटा 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और -3 ये हो गया 9, 16 और 9 25, 25 और 144 169, 169 का स्क्वायर मतलब ये आ गया 13। ठीक है, 12 और ये 4 16 और 3 9। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो अनुपात है वो कितना आ गया 3:13। ठीक है, तो अब ये अनुपात है 3:13, मतलब ये इधर तो ये 3 है और ये कितना है 13, तो 3 से तो इधर वाला शीर्ष गुणा हो जाएगा और 13 से इधर वाला शीर्ष, बस काम खत्म। डी के निर्देशांक लिखो, 3 से गुणा होगा कौन -2, तो ये हो गया -27। ठीक है, और 13 से गुणा प्लस के 65 बटा m प्लस n मतलब 3 + 13, 3 से गुणा हो जाएगा 6 तो 6 × 18, 13 से गुणा हो जाएगा 3, 13 × 39 बटा 3 + 13। जेड निर्देशांक के लिए 3 से गुणा हो जाएगा -3 तो माइनस के 9, 13 से गुणा हो जाएगा 2, 13 × 26 बस mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n बटे में 3 + 13। बिंदु डी के निर्देशांक आगे 65 में से 27 घट जाएंगे। ठीक है, तो 65 में से 27 जब आप घटाओगे तो ये 8 और ये हो गया 3, 38 और 38 बटा 16, 38 बटा 16 को मैं क्या लिखूंगा 19 बटा 8। ऐसे ही यहां से घटाओ, जोड़ो 65 माइनस 27 38। ठीक है, अब उसके बाद में 39 40 और 17 57, 57 बटा 16, 57 बटा 16 और यहां पर 26 में से 9 17, 17 बटा 16। ये आपके बिंदु डी के निर्देशांक आ गए। ओके, चलिए फटाफट इसे नोट कर लेंगे। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट मैं आपके सामने लिखूंगा। क्या पहले एक डायग्राम बनाता हूं मैं। हेडिंग डाला त्रिभुज के का अंतः केंद्र, सॉरी त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, केंद्रक होता क्या है आप जानते हैं, उम्मीद है। ये एक त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये शीर्ष A है, इस शीर्ष के निर्देशांक आपको दिए हुए होंगे कुछ भी, जैसे मैं x1 y1 z1 लिख देता हूं। बिंदु B है, इसके निर्देशांक x2 y2 z2 आपको दिए हुए होंगे। बिंदु C के निर्देशांक x3 y3 z3। अब ये त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के शीर्षों को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं से मिलाओ। ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, इस बार वो D नहीं है, ये क्या है, इस बार मध्य बिंदु है। मतलब ये जो अनुपात है ये 1:1 है, मध्य बिंदु है, ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे ही शीर्ष B को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया,
इस भुजा के मध्य बिंदु से मिला है। तो इस बार ये वाला अनुपात भी क्या है, 1:1 है। बिंदु का नाम मैं लिख देता हूं ई, ठीक है। ये अनुपात भी क्या है, 1:1। ऐसे ही अब तीसरी सी का जो मध्य बिंदु है, सी को सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से अगर आप मिलाते हैं तो एक चीज नोटिस करेंगे हम, और वो क्या होगा कि ये तीनों, इनको क्या कहते हैं, त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे माध्यिका कहते हैं। और माध्यिकाएं संगामी होती हैं, और इनका जो संगामी बिंदु है ये त्रिभुज का केंद्रक होता है। ओके। और इस केंद्र की और खास बात सुनो, ये जो केंद्रक है ये माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1। इधर भी ये 2:1, ये भी 2:1, मतलब 2:1 में विभाजित करता है। मैं आपसे ये कहूंगा डायरेक्ट आपको इस केंद्रक के निर्देशांक याद रखने हैं। कैसे, देखो केंद्रक के जो निर्देशांक आएंगे वो ऐसे होंगे, x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, और z1 + z2 + z3 बटा 3। किसी भी त्रिभुज जो 3D में है उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, 2D में अगर होता तो x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2, बस यहाँ z निर्देशांक नहीं आता। ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो इसको ज्ञात करके दिखाएंगे, दिखाओ। बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कर लो सबसे पहले। कैसे ज्ञात करोगे, x2 + x3 बटा 2, y2 + y3 बटा 2, z2 + z3 बटा 2, D आ जाएगा। फिर AD, A के निर्देशांक है, D के निर्देशांक है, AD को 2:1 में विभाजित करने वाला यही बिंदु है क्या, इसके निर्देशांक ज्ञात करो, आ जाएगा। आपको इतने झंझट में नहीं पड़ना, याद रखना है, फटाफट आप इसे बना लेंगे। ये तो है त्रिभुज का केंद्रक। सेम ऐसे ही 3D में जब बात चल रही है तो एक और पॉइंट है हमारे पास में, और वो है चतुष्फलक का केंद्रक। चतुष्फलक का केंद्रक। अब ये चतुष्फलक क्या होता है पहले तो ये सोचना पड़ेगा, बताया हुआ है। चतुष्फलक जैसे एक पॉइंट से एक रेखा ये गुजरी, एक ये और एक ये, 3 ऐसे गुजरी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस शीर्ष को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ओके। और फिर इसको ऐसे, ये 4 त्रिभुजाकार फलक हैं, 4 त्रिभुजाकार फलक हैं। इस चतुष्फलक का केंद्र, ये चतुष्फलक ऐसे नहीं, आप 3D के अंदर इमेजिन कीजिए इसको, ये एक चतुष्फलक है। इस चतुष्फलक का केंद्रक ज्ञात करना है तो इसके भी वैसे ही सारी बातें आएंगी। ये इसके 4 शीर्ष हैं। सबसे पहला शीर्ष A, जिसके निर्देशांक मैं लिख रहा हूं x1 y1 z1। दूसरा शीर्ष B, x2 y2 z2। तीसरा शीर्ष C, x3 y3 z3। और चौथा शीर्ष D, x4 y4 z4। याद रखना है डायरेक्टली क्या, चतुष्फलक का जो केंद्रक है वो होता है क्या, x1 + x1 + x2 + x3 + x4 बटा 4, y1 + y2 + y3 + y4 बटा 4, z1 + z2 + z3 + z4 बटे में भी 4। ये तीनों निर्देशांक आ गए, लिख लीजिए फटाफट। चतुष्फलक का केंद्रक क्या करना है, ये निर्देशांक आ जाएंगे। इसके बाद में
अगला पॉइंट है अपने पास में, त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज का अंतः केंद्र। पहली बात तो अंतः केंद्र होता क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ये एक त्रिभुज है, 3D में हो चाहे 2D में हो, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक, मतलब पहले कोण का ये अंतः कोण का समद्विभाजक, तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक। ये चतुष्फलक नहीं है, आप चतुष्फलक नहीं समझिए। ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक हैं। ये आपका पहला शीर्ष A, x1 y1 z1। ये दूसरा शीर्ष B, x2 y2 z2। और ये तीसरा शीर्ष C, x3 y3 z3। और ये इसका अंतः केंद्र जिसको हम I लिखेंगे, इन सेंटर, ठीक है। अब देखो होता क्या त्रिभुज के बारे में आप जो जानते हैं एक खास बात, कि किसी त्रिभुज में कैपिटल A के सामने वाली भुजा जो है उसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। याद आ गया होगा शायद, ये वाली जो डिस्टेंस है BC, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल a बराबर BC। दूरी सूत्र लगा करके ये दूरी याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, मतलब बात चल रही है A से लेकर के B तक की, AB जो दूरी है उसको हम स्मॉल c कहेंगे। शीर्ष C के सामने वाली दूरी को स्मॉल c बराबर AB। और अब जो बच गई वो ये वाली जो लेंथ है यहां से, कौन सी, A से लेकर के C, ये वाली। ये लेंथ जो है, लंबाई जो है, जिसको आप स्मॉल b कहेंगे, स्मॉल b बराबर AC। अब देखो ये सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि अंतः केंद्र के निर्देशांकों में ये काम आएंगी। कैसे काम आएंगी वो देखो। अंतः केंद्र के निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं, आइए, स्मॉल a को x1 से गुणा करो, मतलब a x1, b को x2 से प्लस का b x2, और c को x3 से, c का है तो मतलब सामने वाले समूह भुजाओं के लिए करना, c x3 बटे में a प्लस b प्लस c। ये तो इसका अक्ष निर्देशांक हो गया। ऐसे ही y निर्देशांक क्या हो जाएगा, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटे में a प्लस b प्लस c। याद रखने हैं बस ये a z1 प्लस b z2 प्लस c z3 बटे में a प्लस b प्लस c। पहले ABC की गणना हो जाएगी, उसके बाद में ये सारे काम हो जाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। तो अब आने वाले लेक्चर में, हालांकि परी के अंदर, बहिष के अंदर ऐसे और भी नाम आते हैं, लेकिन जितने ज़रूरत है उस हिसाब से मैंने ये लिख दिए। बाकी आप जैसे जैसे यूज जहाँ भी आएंगे वो हम कर लेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के लिए थे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो समझ करके ये नोट कर लेंगे ताकि अब आने वाले लेक्चर में हम विधिवत रूप से 3D को शुरू कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।